हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यू रोही ऑफिशियल पर। आज 19 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले भी पूछा गया है ये। विश्व मानवीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको लिख देना है 19 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है ना। इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हमें समझने का प्रयास करना है, क्यों ये दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में मानवीय कर्मियों और मानवीय कारणों की वजह से अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व मानवीय दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो फिर आपको लिख देना है 2003 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए बम विस्फोट की वर्षगांठ पर बनाना तय किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है। आज ही के दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कब मनाया जाता है, तो आपको लिख देना है 19 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसे हम क्यों मनाते हैं। हर किसी को फोटोग्राफी का शौक होगा, आपको भी हो सकता है, आपके परिवार में किसी न किसी को होगा। फोटोग्राफी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो फोटोग्राफी का शौकीन होता है अपने घर में अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और जितने भी कोई अपने खास दोस्त हैं उनकी फोटोग्राफी करते हुए उन पलों को सहेजने का प्रयास करता है। यानी कि हम फोटोग्राफी करके ऐसे अविस्मरणीय पलों को कैद कर सकते हैं। तो इस वजह से उस जो फीलिंग को प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि आप फोटोग्राफी करेंगे तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ एक कैमरा दिया है। ठीक है। जैसे कि हम आंखों की बात करते हैं, जिससे वह संसार की प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित कर लेता है और कैमरा आंख के माध्यम से जो भी चीज देखता है उसके मस्तिष्क में वो सेव हो जाती है। ठीक है। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर प्राणी एक फोटोग्राफर ही है। वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ किए और अनेक आविष्कारों के साथ कृत्रिम लेंस का भी आविष्कार कर लिया। समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसने इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का भी प्रयास किया और इसी प्रयास की सफलता में ये दिवस मनाया जाता है जिसे हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के नाम से जानते हैं।
तो ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए जिसके बारे में, ठीक है जी। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे संबंधित आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे भी गए होंगे और पूछे जाते रहे हैं, इनके बारे में हम बातें कवर करेंगे। ये कौन है, इनके बारे में चलिए पहले इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। फोटो से आपको पता लग गया होगा कि ये हमारे भारत के एक निशानेबाज खिलाड़ी हैं। अब आप ये बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी विजय कुमार शर्मा किस राज्य से हैं? अगर आपने यहां पर लिखा होगा हिमाचल प्रदेश तो फिर आपका ठीक रहेगा। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहते हैं हम आपसे। विजय कुमार शर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, जो कि आपको टिक करना है। क्लियर हुआ आपको? अगर हम वहां पर देखें तो कौन सा जिला पड़ता है? हमीरपुर में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये। और वहां एक गांव पड़ता है, शायद आपने गांव का नाम सुना होगा, हरसोर गांव। इनका जन्म 19 अगस्त 1985 को हुआ था हरसोर गांव में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है ये हमारे भारत के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 2012 का जो ओलंपिक खेल हुआ था, 2012 ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक हासिल किया था? सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, सिल्वर मेडल। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो है वो इनको कब दिया गया? 2006 में दिया गया। 2012 में जब इन्होंने ओलंपिक में हमारे भारत का नाम रोशन किया, उसी वर्ष इनको क्या दिया गया? एक पुरस्कार दिया गया जिसे हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। और इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? इसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने के अगले साल भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। क्लियर हुआ आपको? यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहे हमारे विजय कुमार शर्मा। वैसे सूबेदार मेजर विजय कुमार इनको हम कहते हैं। भारतीय सेना से ये संबंधित हैं। ठीक है, कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? सिल्वर मेडल जीता था। कौन से ओलंपिक में? लंदन में। यहां पर लिखा भी हुआ है, ये देखिए, लंदन। तो इस प्रकार हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। इनके बारे में भी आपने बखूबी जानकारी हासिल कर रखी होगी। इनका नाम है सत्या नाडेला। सत्या नाडेला के बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सत्या नाडेला को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? 2022 में किया था। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आज इनका भी जन्मदिन है। इनका जन्म 19 अगस्त 1967 को हुआ था हैदराबाद में। जब इनका जन्म हुआ तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहां पर इनका जन्म हुआ। हैदराबाद उस समय आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। 2014 में जब तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, उस समय तेलंगाना के हिस्से में चला गया हैदराबाद। ठीक है ना?
तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में हमारे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट सत्या नाडेला के बारे में। इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट। अगर हम इनके बारे में थोड़ी और बातें कवर करें तो थोड़ा आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। सत्या नाडेला के बारे में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पूर्व चेयरमैन बिल गेट्स का कहना है कि बदलाव के दौर में माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व करने के लिए सत्या नाडेला से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने नाडेला को इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, बिजनेस माइंड वाला ऑफिसर बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है सत्या नाडेला इनके लिए। चलिए आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर ये फोटो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी, बड़ी प्रसिद्ध रही है ये फोटो, बड़ी वायरल रही है ये फोटो। अब चलो जी हम चलेंगे नेक्स्ट। इनके बारे में आपने जरूर जानकारी हासिल की होगी, अगर नहीं भी की है तो हम आपको बताएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील के नाम बताइए। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपको पता है पहले आईपीसी चला करती थी, अब आपको पता है 2024 में ही 3 नए क्रिमिनल कानून लागू कर दिए गए पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हम आईपीसी की धारा 377 की बात करें तो उसमें क्या कहा गया था। उसमें कहा गया था कि अगर समलैंगिक जोड़े आपस में संबंध बनाते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। तो उस धारा 377 को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी किसने, तो नाम आएगा अरुणधति काटजू और इनके साथ में नाम आएगा मेनका गुरुस्वामी का, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं, फिर मैं इनके जो सहपाठी है उनके बारे में भी बात करूंगा। 19 अगस्त 1982 को इनका जन्म हुआ था। ये हमारे भारत की एक वकील हैं जिन्होंने धारा 377 को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा है, ठीक है ना। अब इसको खत्म करवाने में इनकी भूमिका रही। यहां पर जैसे हम बात करें मेनका गुरुस्वामी और अरुणधति काटजू, ये दो जोड़ी आपने देखी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये दोनों लड़कियां जो हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों ने धारा 370 खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2019 में टाइम मैगजीन ने अरुणधति काटजू को दुनिया की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया था। 2019 का ये स्क्रीनशॉट है टाइम मैगजीन का, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश हुआ करते थे पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू, उनकी भतीजी हैं ये। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज वो भूमि है जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये एलजीबीटी के अधिकारों की पैरोकार हैं, खुद भी अपने संबंधों पर ये मुखर रही हैं। यहाँ पर आप इनके चित्र देख सकते हैं। 2019 में इन्होंने मेनका गुरुस्वामी से अपना रिश्ता स्वीकार किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, आप और भी पढ़ सकते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। अब हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। पहले शुरुआत करेंगे हम जिनकी आज जयंती है उनसे। तो चलो जी शुरुआत करते हैं हम इनसे। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल रशीद खान किस घराने से संबंधित थे। तो जल्दी से बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
अगर आपने इसमें लिखा होगा ग्वालियर घराना तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या है? अब्दुल राशिद खान इनका नाम है, अब्दुल रशीद खान। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था। कहाँ पे? रायबरेली में। और ये रायबरेली का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये जन्मे थे। इनकी मृत्यु 18 फरवरी 2016 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। किस वजह से हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। कौन से घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से संबंधित थे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया था पद्म भूषण से सम्मानित अब्दुल रशीद खान, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। 2013 में इनको ये सम्मान मिला। उससे पहले इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो फिर आपको लिख देना है 2009। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये गायक थे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 105 साल की उम्र में इनको 2013 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। 105 साल की उम्र में मिला था इनको, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेंगे। इनके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा। एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी के शीर्ष लेखकों में से एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस राज्य में हुआ? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें उत्तर प्रदेश लिखा होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था, 1907। और कहाँ पे? तो एक बलिया क्षेत्र पड़ता है जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की भूमि में आपको दिखेगा। और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। कहाँ पर? वाराणसी में, जिसे हम बनारस का नाम भी दे दिया करते हैं। तो ये भी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस वजह से जाने गए ये हमारे भारतवर्ष में? तो भारतवर्ष के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, एक अध्यापक की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी अपने समय में। इनके द्वारा लिखित बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, इनकी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। एक इनकी रचना का नाम आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो अगर हम देखें प्राचीन समय में किसने लिखी थी? जब पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, चंद्र बरदाई का नाम आपने सुना होगा, उनके द्वारा लिखित थी। एक रचना इनके द्वारा लिखित है सूर साहित्य। ये रचना किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक रचना आपने सुनी होगी बाण भट्ट। हालांकि बाण भट्ट नाम के एक इतिहासकार भी हुए हैं, एक लेखक भी हुए हैं, दरबारी कवि भी हुए हैं। हर्षवर्धन के समय की बात आपको पता ही होगी। कबीर नाम से भी इनकी एक रचना है। इनको भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के बारे में जिक्र करते हैं तो उनकी भाषा दो प्रकार की दिखलाई पड़ती है, प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। तो इस प्रकार हमें इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया था? 1957 की बात है। ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? आज इनकी जयंती है, इनको हम नमन करते हैं। अब चलो जी हम इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा।
एक सेकंड रुक जाइए जरा। शंकर दयाल शर्मा की भी आज जयंती है। इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, आपको पता है। ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हुए, तो फिर आप किसका ऑप्शन टिक करेंगे? अगर आपने इसमें लिखा होगा 9वें राष्ट्रपति थे हमारे भारत के शंकर दयाल शर्मा, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 में हुआ था। कहाँ पे जन्मे ये? भोपाल में जन्मे थे, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब हम बात करें ये इस संसार को विदा कब कह गए, 26 दिसंबर 1999 को ये इस संसार को छोड़कर चले गए। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से। ठीक है, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? तो 9वें नंबर के ये राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किसने किया? तो फिर नाम आएगा शंकर दयाल शर्मा का। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ी और ज्यादा जानकारी हासिल कर ले, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। इनके बारे में भी आपने जानकारी शायद हासिल की होगी। इनका नाम है हरिशंकर शर्मा। चलो जी, आप पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार हरिशंकर किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य में इनका जन्म हुआ? जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हरिशंकर शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1891 को हुआ था। कहाँ पे? अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अलीगढ़ तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। वहां पर एक जगह पड़ती है हरदुआगंज, हरदुआगंज में इनका जन्म हुआ था, जो कि अलीगढ़ का हिस्सा है। 9 मार्च 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस वजह से हमारे भारत में प्रसिद्ध रहे ये? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे, एक पत्रकार रहे हमारे भारत के। ठीक है, व्यंग्यकार के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैथिली शरण गुप्त ने इनके बारे में लिखा था कि हरिशंकर शर्मा के समान साधु मना और संत साहित्यकार कम ही देखने को मिलते हैं। उनकी रचनाएं देखकर उनकी सौम्य मूर्ति सम्मुख पाता हूं। तो ये बातें किसने कही थी इनके बारे में? मैथिली शरण गुप्त ने कही थी। ऐसा कहा जाता है कि इनको उर्दू, फारसी, मराठी और गुजराती भाषाओं का बखूबी ज्ञान था, और हिंदी भाषा का तो ज्ञान था ही। और पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन कार्य भी इन्होंने किया था। हिंदी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया। इनके द्वारा लिखित अगर कुछ रचनाओं की बात करें, तो इनके द्वारा जो रचनाएं लिखित हैं, एक का नाम तो आता है रत्नाकर। ठीक है, एक रचना इनकी आती है अभिनव हिंदी कोश। अभिनव हिंदी कोश नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो फिर नाम आप लिख देना इन्हीं का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। और इनके द्वारा लिखित एक रचना और भी है जिसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। तो आज इनकी जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट। शायद आपने इनके बारे में जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की भी आज जयंती है। इनके बारे में भी आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध हिंदी भाषी साहित्यकार रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। उनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको 1990 में सम्मानित किया गया। शिव प्रसाद सिंह, इनका जन्म कब हुआ था?
आज ही के दिन इनका जन्म 1928 में हुआ था। कहाँ पे? बनारस में, जिसे हम वाराणसी भी कह देते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है एरिया। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई थी। किस वजह से जाने गए? तो अभी जैसे मैंने बताया, ये हमारे भारत के साहित्यकार रहे हैं। कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा? हिंदी भाषा में लिखा इन्होंने। कौन कौन सी रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं? इनकी एक रचना का नाम आता है नीला चांद। ठीक है। एक रचना है इनकी धतूरे का फूल। ठीक है। चलिए, इनकी एक रचना और भी है राग गुजरी नाम से, वो भी आपने शायद सुनी होगी। राग गुजरी नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित है। कोहरे में युद्ध नामक रचना भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। पहले नंबर का सर्वोच्च सम्मान साहित्य के क्षेत्र में कौन सा है? उसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, शिव प्रसाद सिंह के बारे में। अब हम बातें उनके बारे में करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो चलो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है सचिन नाग। हालांकि ये जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर देंगे। जाहिर सी बात है, मैंने ये क्वेश्चन इन्हीं के बारे में पूछा होगा। एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था? तो फिर नाम किसका आएगा? इसमें आपको नाम लिख देना है सचिन नाग का। सचिन नाग को इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ज्ञानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानचंद पुरस्कार को पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और ध्यानचंद पुरस्कार इनको हम कहने लगे। ये पुरस्कार सचिन नाग को कब दिया गया? सचिन नाग को ये पुरस्कार 2020 में दिया गया। ये ध्यानचंद पुरस्कार नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर पड़ा है, जो कि हमारे हॉकी के बड़े ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। ठीक है। 5 जुलाई 1920 को सचिन नाग का जन्म हुआ था। कहां पर? बनारस में। ये भी कहां से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। सॉरी, हाँ जी, ठीक है। और जैसे हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 1987 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? कोलकाता में। उस समय उसे हम प्राचीन समय में कोलकाता को क्या कहते थे? कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। वर्तमान की दृष्टि से इसे हम क्या कहते हैं? कोलकाता के नाम से जानते हैं। और ये कोलकाता हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का राजधानी क्षेत्र है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सचिन नाग ने पहले दिल्ली एशियाई खेलों में 100 मीटर फ्री स्टाइल का गोल्ड जीतने के अलावा 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको और भी जानकारी हासिल कर लेनी है। 1948 में अगर हम लंदन ओलंपिक की बात करें तो उस ओलंपिक में इन्होंने 4 गोल किए थे। ऐसा इनके बारे में एक रिकॉर्ड है जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तैराक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय तैराक। ठीक है ना? तो इनको फिर क्या दिया गया? इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। वो भी आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल आप कर सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी बातें कवर करेंगे। इनके बारे में शायद आपने कहानी सुनी होगी। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। स्वामी शारदानंद का नाम आपने शायद सुना होगा। स्वामी शारदानंद। इनका जन्म 23 दिसंबर 1865 को हुआ था। इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1927 को हुई थी। इनके गुरुजी का नाम क्या था? इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस।
ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद और स्वामी शारदानंद दोनों ही क्या थे, ये गुरु भाई थे। यानी स्वामी विवेकानंद और स्वामी शारदानंद के गुरु एक ही थे, और इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आश्रम में जाने से पहले इनका नाम क्या था, शरत चंद्र चक्रवर्ती इनका मूल नाम माना जाता है। ठीक है, यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, शरत चंद्र चक्रवर्ती। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब जैसे आपको पता है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर एक मिशन की शुरुआत की थी। आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1897, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने तब की थी जब इसके प्रथम जो संपादक हैं कौन बनाए गए थे, स्वामी शारदानंद ही बनाए गए थे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शारदानंद इनके गुरु भाई थे, दोनों के गुरु एक ही थे। 19 अगस्त 1927 तक, पूर्ण जीवन तक, यानी कि कह सकते हैं आप मृत्यु तक, शारदानंद इस रामकृष्ण मिशन के मतलब मुखिया के पद पर बने रहे थे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो जी, अब हम चलेंगे इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इनके बारे में भी आपने जरूर जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम क्या है, बदरुद्दीन तैयब इनका नाम है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1844 को हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1909 में हुई थी। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का कष्ट करेंगे आप सभी। बदरुद्दीन तैयब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप ये कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन जब हो रहा था, उसमें अध्यक्षता की थी इन्होंने, और वो सम्मेलन 1887 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे मद्रास में हुआ था। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी। ठीक है ना, 1885 में की गई। कहां पे, बॉम्बे में। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ए ओ हयूम के नेतृत्व में। जब ए ओ हयूम की मृत्यु 1912 में हो गई, उस समय ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। क्लियर हुआ। 1885 में जब इनका अधिवेशन बंबई में ही हुआ, तो वहां पर अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। कई बार आपको घुमाने के चक्कर में पूछ सकते हैं कि पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए ये हिंदू व्यक्ति थे जो पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल कोलकाता में हुआ, और उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वो कौन थे, वो पहले पारसी व्यक्ति थे। ठीक है, और ये हिंदू व्यक्ति थे। तो जब हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1887 में कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। मद्रास में अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम आपको लिख देना है बदरुद्दीन तैयब का। बदरुद्दीन तैयब कौन थे, तो ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे अध्यक्षता करने वाले। पहले पारसी व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन 1888 में कहां पे हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इस 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाम आता है जॉर्ज यूल का। तो फिर इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, तो ये लिख देना आप
पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में भी। आज इनका भी क्या है, जन्मदिन है। तो चलो पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र किस राज्य से संबंधित थे? लक्ष्मी नारायण मिश्र की भी आज क्या है, पुण्यतिथि है। ये कहां से बिलोंग करते थे? ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। आज ऐसी महान शख्सियतों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है। लगभग हमने जो बातें कवर की हैं वो उत्तर प्रदेश के महान विभूतियों की है ना। 17 दिसंबर 1903 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ में। और ये जो आजमगढ़ का एरिया है कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1987 में हुई थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? किस भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया? तो हिंदी भाषा के ये महान लेखक माने जाते हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? अगर हम इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना आती है राक्षस का मंदिर। तो ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो नाम लिख देना आप इनका, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलो इनकी एक और रचना का जिक्र हम करते हैं। सिंदूर की होली नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी आप नाम किसका लिखेंगे? इनका नाम आप लिख देना। गरुड़ ध्वज नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी आप नाम किसका लिखेंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र की आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनका नाम भी आपने शायद सुना होगा। इनका नाम है उत्पल दत्त। इनके बारे में चलो आप एक क्वेश्चन बताइए। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। उत्पल दा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये। इनका जन्म 29 मार्च 1929 को हुआ था। कहाँ पे? बंगाल क्षेत्र में। और उस समय आपको पता है अविभाजित बंगाल में, यानी कि अविभाजित भारत में। तो हम कहेंगे बंगाल का विभाजन तो कब हुआ था आपको पता है? 1905 में हुआ था। तो अविभाजित बंगाल नहीं बोलेंगे, अविभाजित भारत बोलेंगे, क्योंकि भारत 1947 में क्या हुआ था? अलग हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान भी बना दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है। 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त की मृत्यु हुई थी। किस वजह से जाने गए? तो ये हमारे हिंदी सिनेमा के क्या रहे? एक अभिनेता रहे हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ इन्होंने बांग्ला सिनेमा में भी कार्य किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा जो मुख्य फिल्में की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? ईमान धर्म इनकी एक फिल्म है। गोलमाल नाम की इनकी एक फिल्म है। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिला। फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इनकी एक जो प्रसिद्ध मूवी आती है उसे हम कहते हैं गोलमाल। ठीक है, ये जो गोलमाल मूवी आई इनकी, वो 1979 में आई थी। और वो मूवी कहते हैं कि सुपरहिट रही थी। उसके बाद इनका नाम जो है वो चमक गया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो जी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। इनका भी आपने जिक्र शायद सुना होगा। अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे। पहले, न्यूजीलैंड में जन्मे रोनाल्ड स्टुअर्ट मैकग्रेगर को विदेशों में रिक्त भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे? अगर आपने इसमें लिखा होगा हिंदी भाषा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हालांकि इनका जन्म 1929 में कहाँ पे? न्यूजीलैंड में हुआ था।
तो न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ। हिंदी भाषा के प्रति इनका प्रेम इतना गहरा था, हिंदी भाषा को इन्होंने विदेशों में प्रसारित किया था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? न्यूजीलैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी आज ही के दिन 2013 में। ठीक है ना। हालांकि इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक आती है जो कि 1972 में इन्होंने लिखी थी हिंदी व्याकरण पर। उसकी रचना का नाम अगर लिखा जाए तो इनकी एक रचना है एन आउटलाइन ऑफ हिंदी ग्रामर। एन आउटलाइन ऑफ हिंदी ग्रामर नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो फिर आप इनका नाम लिख देना। इनका नाम क्या है यहां पर? चलो मैं लिख देता हूं, रोनाल्ड स्टुअर्ट मैकग्रेगर। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा को बहुत इन्होंने विश्व पटल पर प्रसारित किया था। क्लियर हुआ। इनके वैसे माता पिता जो थे वो स्कॉटिश थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं रोनाल्ड स्टुअर्ट मैकग्रेगर, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनकी जयंती है उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही24। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।